कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट जो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर होता है वो कभी मैंने ये टर्म सुना हो। हमारे पीएम मोदी जी जब 2014 में भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। डिजिटल इंडिया का ड्राइव लेके आए, तब से ना अंदर एकदम वो था कि यार कुछ नया करना है। मेरे ख्याल से नेपोटिज्म इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। हाँ, लैब-ग्रोन डायमंड की शुरुआत ये इंडस्ट्री के लिए नहीं हुई थी। लैब-ग्रोन डायमंड्स अर्लियर वाज यूजिंग एज अ बेसिकली फॉर मेकिंग चिप्स। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग खरीद रहे हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड से, जी, वो उसकी डिजाइन देख के खरीद रहे हैं या इसलिए खरीद रहे हैं कि उसके अंदर उनका एक फेवरेट स्टार है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं? वेलकम बैक गाइस टू टाइटन पॉडकास्ट शो। आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर मंथन मद्रासी, वो लास्ट 14 ईयर्स से जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, मुझे उनसे ये मेन पर्टिकुलर चीज़ जाननी है कि 14 साल ये इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद उनको ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि ऐसे ज्वेलरी ब्रांडिंग एक्सपर्ट उन्होंने इस फील्ड में एंट्री ली। तो जस्ट अ लिटिल कॉन्वो हम करते हैं उनके साथ और जानते हैं कि ऐसे उनके लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए कि उनको ये थॉट प्रोसेस आया कि मुझे अब 14 साल जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद मुझे ये चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना है और उसमें मुझे आगे बढ़ना है। सो वेलकम सर टू टाइटन पॉडकास्ट शो। Thank you very much, Vivek, and it's my pleasure to be here to have a conversation with you. And you are doing amazing. You are Thank you, sir. giving the opportunity to a lot of entrepreneurs and celebrating their success stories. So it's really great going. बस सर आपने इतना बोल दिया हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं, सही है, सही है। So अभी आपका जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैं थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा। 14 years I was there into gem and jewelry industry since 2010, लेकिन उसमें बीच में ना हमारे पीएम मोदी जी जब 2014 में डिजिटल इंडिया का ड्राइव लेके आए, तब से ना अंदर एकदम वो था कि यार कुछ तो नया करना है। अभी से 2010 में मैंने डायमंड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। मेरा एक सीनियर था और फ्रॉम बेल्जियम, उन्होंने मुझे एक खास चीज़ बोली थी और एज प्लस मेरे फादर ने भी यही चीज़ बोली कि भाई मंथन ना हमेशा अपना हाथ ऊपर रखना, अपना हाथ ऊपर रखना और हमेशा जंप मारते रहना। बोला जंप मारते रहना मतलब मैं क्या मंकी हूँ कि मैं जंप मारता रहूँ? नहीं, जंप मारने का बेसिकली जो तकल्लुफ़ है वो उस चीज़ से है कि अगर आप जंप करोगे मतलब आप उछलोगे लाइफ में, तो ही आप दूर का देख पाओगे कि भाई क्या आ रहा है। और हाथ ऊपर रखने का मतलब ये है, जो सीनियर ने बोला था कि भाई हर एक चीज़ जो आपके पास आ रही है ना उसको ना मत बोलना, पहले उसको हमेशा से भले ही नई चीज़ हो लेकिन उसको अपनाना और देखना कि क्या हो सकता है। ट्राई समथिंग न्यू इन लाइफ, कभी भी एक जगह मतलब स्टैटिक होके मत बैठ जाओ। एग्जैक्टली। सो उसी तरह से मैंने एक डायमंड इंडस्ट्री से मैंने एक मेरा काम स्टार्ट किया था एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट, यानी कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन से मैंने ज्वाइन की थी। इंटरनल ऑडिट करता था, इंटरनल प्रोसेस ऑडिट करता था, वो सारी चीज़ें करती थी। एक साइट वाला कंपनी थी एंड उसके साथ चालू किया। तो उसको एक बोलते हैं ना कि 6 साल उसके अंदर मैंने काम किया। एंड ड्यूरिंग दैट वर्क मुझे एक चीज़ पता चली कि देर इज़ अ टर्म कॉल्ड एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, हाँ, एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट। Yes. क्योंकि मैंने ये टर्म कहीं ना पहले सुना है। जी, मुझे भी बोलते हैं ना नियर अबाउट इन द एंटरप्रेन्योर जर्नी मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, जी। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट जो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर होता है वो कभी मैंने ये टर्म सुना हो। तो आप मतलब ये एक्चुअली होता क्या है? सो एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट मुझे भी नहीं पता था ये टर्म, लेकिन एक डायमंड इंडस्ट्री जब होती है ना, तो डायमंड इंडस्ट्री में ना आपको पता होगा एक ट्रेडिशनल सिस्टम्स है। हाँ। कि जैसे फैमिली में एक बिजनेस किसी ने शुरू किया, फिर सेकेंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई। अभी जो थर्ड जनरेशन है, जो हमारी इंडस्ट्री जो हमारी जनरेशन है, तो वो जनरेशन ना बहुत कुछ पढ़ाई करके आया है। मतलब दे आर नॉट लाइक पासिंग आउट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड एंड देन डायरेक्टली शिफ्टिंग टू द ओनरशिप में बैठ जाता है। आज उनके सबके बच्चे ना आज पढ़ाई करके आए हैं। तो वो चीज़ के साथ ही मैंने शुरू की थी थर्ड जनरेशन के साथ उस कंपनी में। तो वो टाइम पे ना जब मैंने पूछा कि भाई मेरा बेसिकली डेजिग्नेशन क्या है, एवरीबडी इज आस्किंग मी एट होम ऑल्सो कि भाई तेरा काम क्या है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता मेरा सब कुछ है। मेरे को जो बोला वो करूँगा, ऐसा नहीं है। एक पॉलिश्ड वे में
इसको एक एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि यू आर इनटू एम्प्लॉयमेंट बट यू आर टेकिंग एंड यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एंटरप्रेन्योर. ओके. सो आप एक एंटरप्रेनर हो, यानी कि आप इक्विवेलेंट जो कंपनी के ओनर है उनके साथ आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हो. ओके. यू आर अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ओनर्स. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द लैंग्वेज कि भाई एम्प्लॉयज के क्या इमोशंस है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उसको एक फिल्टर करके आपको ओनर्स को बताना है कि भाई उनकी ये दिक्कत है, उनके ये प्रॉब्लम्स है, और ऑनर्स भी आपको उनकी बातें बताते हैं कि भाई उसको इस तरह से उनको समझाओ ताकि उनको समझ में आए कि किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं. सो दैट इज द टर्म कॉल्ड एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट. काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्यों? यस. सुनने में भी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि पहले बोलते नॉर्मली, अभी एक थॉट प्रोसेस हो गया है. Yes. एंटरप्रेन्योर है, उसके बाद जो आएंगे वो डायरेक्टली डील होंगे एम्प्लॉयज के साथ. एब्सोल्युटली. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है वो. एब्सोल्युटली. ठीक है. अभी आपने एक क्वेश्चन, अभी एक चीज आपने मेंशन की थी, जनरेशनल. यस. ठीक है. तो उसी के ऊपर थोड़ा, अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है, वैसा नेपोटिज्म ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी चलता है. जनरली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये दोनों में आप फ़र्क देखोगे ना, तो नंबर वन फ़र्क है कि जब मेरी फैमिली बेस्ड बिजनेस जो चल रहा है तो उसके अंदर मेरा बिजनेस जिस तरह से ग्रो हो रहा है, उसके बाद जनरली मैं चाहूँगा कि मेरी फैमिली के जितने भी लोग हैं, जो फैमिली के बच्चे हैं, वो धीरे 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 वो बिजनेस में ज्वाइंट हो और उसको आगे बढ़ाए. हाँ, लेकिन पहले के ज़माने में आई कैन से अप टू 2012 2013 तक ऐसा ही चल रहा है कि भाई मेरा फैमिली का एक बंदा आया, उसके बाद वो पढ़ाई करने के बाद वो नया बच्चा जो आ रहा है वो डायरेक्टली सीईओ की कुर्सी के यहाँ पे ऊपर बैठ जा रहा है और उसके बाद उसी को सेट मान के आपको आगे बढ़ना है. तो नेपोटिज्म बेसिकली क्या है कि ये फील्ड जो है ना ट्रस्ट की है, क्योंकि यू आर वर्किंग इन अ लग्जरी प्रोडक्ट. आप उसकी जो एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस है ना वो लैक्स ऑफ रुपीज़ में ही नहीं है, लाख करोड़ों में है. तो वो स्टॉक को हैंडल करना, वो विश्वास को हैंडल करना, तो वो सारी चीज़ें आप किसी भी चीज़ को, आप अगर आपकी चाबी है आज, तो आप एज एक एम्प्लॉय को ज़्यादा, आप आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, भाई उसको जाके ना निकाल के दे दे, भले ही वो आपका पोता है या आपका नेफ्यू है या कोई भी है, फिर भी तो ये बिज़नेस भी फैमिली बेस्ड बिजनेस ज़्यादा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है. लेकिन आप अगर सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करोगे ना, तो वहाँ पे एक पब्लिक लिमिटेड जैसी आपको मेथड दिखेगी, जहाँ पे सिर्फ फैमिली की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे टैलेंट की बात हो रही है, वहाँ पे स्किल की बात हो रही है, वहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है. तो वो सारी चीज़ें आप एक मैनेजर आएगा जो आपके यहाँ पे सालों से काम कर रहा है, वो एक्सपीरियंस ले चुका है, वो बिकम वेरी लॉयल एंड देन यू आर पासिंग ऑन दैट लेगेसी टू दैट मैनेजर कि भाई तू आगे बढ़ता जा, तू आगे फैक्ट्री बिजनेस बनता जा. तो इस तरह से है. लेकिन कैन आई एड ऑन टू दैट पॉइंट? श्योर श्योर. आई वॉज वेरी लकी. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मेरे फादर के बिजनेस में नहीं था. मेरी फैमिली में कोई भी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से दूर दूर से कोई नहीं आता नहीं था. मतलब आप फर्स्ट जो थे वो एंटर हुए थे? यस. मेरे फादर पहले से ही मीडिया बिजनेस में था. ओके. लेकिन मैं पहले से, मुझे कुछ और करना था कि भाई सूरत आया हूँ, आई एम द ओनली सन, तो मुझे मेरी जर्नी खुद स्टार्ट करनी थी. तो वन ऑफ द ऑडिटर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी ही सेड दैट मंथन आई वी हैव दैट वैकेंसी जहाँ पे एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट हम लोग को स्टार्ट करना है. तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और धीरे धीरे करके मैंने 4 साइड होल्डर कंपनी के साथ जब काम किया, तब हर जगह मुझे वो होद्दा मिला कि नहीं, वहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट की जो पोजीशन होनी चाहिए, वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्टफुली वो एक्सेप्ट किया और मुझे वो पोजीशन दी. तो वहाँ पे जो आप बात करें ना नेपोटिज्म की, वो मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों ने ये चीज़ को ब्रेक किया. बट मेरे ख्याल से नेपोटिज्म इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि अब सीधी सी बात है, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरी कंपनी खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलते अब मैंने मेरे जिंदगी के 40 साल 50 साल घिसे इसमें. यस. अब कल को अगर मेरी औलाद आएगी, इट्स ऑब्वियस कि मैं मेरे बच्चों को दूंगा कि भाई तुम जाओ. अब मैं उनको ये थोड़ी बोलूंगा कि नहीं तुम्हारे बाप ने तो 40-50 साल मेहनत की, इतनी कंपनी को ऊपर लेके गया, अब मैं इसको दान में दे रहा हूँ, अब तुम फिर से जीरो से मेहनत. एब्सोल्युटली. तो मेरे हिसाब से नेपोटिज्म को बस खाली एक हवा बनाया जाता है कि नॉर्मली पीपल को टारगेट करने के लिए. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स नेपोटिज्म मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग नहीं है.
नेपोटिज्म इज एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। हाँ, लेकिन कुछ जैसे आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, तो वहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर जब मूवी बनती है तो उसके अंदर कोई किसी का बेटा नहीं होता है या कोई किसी का सगा नहीं होता है। वो टाइम पे पूरी की पूरी करोड़ों पब्लिक आपको देखने वाली है। वो आपके पिताजी के एक्सपीरियंस के साथ नहीं देखने वाला है, वो आपके खुद के टैलेंट पे देखने वाला है। सो वहाँ पे नेपोटिज्म जो है वो कुछ लोग पॉजिटिवली या कुछ लोग नेगेटिवली लेते हैं। लेकिन वाइल यू आर सेइंग परफेक्टली ऑल्सो कि जब मेरा प्राइवेट बिजनेस है और मेरे बिजनेस को जब ग्रोथ आगे बढ़ाना है, तो ऑफकोर्स आज मैं मेरी बेटी हो या मैं बेटा हूँ, मैं वही सोचूंगा कि भाई आगे जाके वही लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो उस चीज़ को पॉजिटिवली ही लेना It's- चाहिए। अब सीधी सी बात है, अब बिजनेस के अंदर देखे जाए तो अब धीरू भाई अंबानी ने खड़ा किया, जी, उन्होंने हैंड ओवर किया मुकेश अंबानी, अनिल एब्सोल्युटली, अंबानी को। अब एब्सोल्युटली, यहाँ पे जो मुकेश अंबानी है वो अपने बच्चों को हैंड ओवर करेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन फैक्ट्रीज या फैमिली बिजनेस या ये बिजनेस के पीछे ना कुछ जो बैकबोन्स होते हैं वो पर्दे के पीछे काम करते हैं। वो पर्दे के पीछे काम करें ना तो ही आगे के लोग अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसमें भी यही है कि हर एक बिजनेस के अंदर कुछ जो बैकबोन्स होते हैं ना वो घर के लोग नहीं होते हैं। वो आपके वही लॉयल लोग होते हैं जो आपकी कंपनी जब 2 लोगों से शुरुआत होती हुई थी ना, वही टाइम से आपके साथ थे। और ये उनको ट्रू ट्रू ट्रू। वो जो लॉयल्टी है वो वो कंपनी के अंदर जब ये लॉयल्टी है ना, उसी की वजह से भले ही सी जो बच्चे आते हैं ना आपके, वो कंपनी के फेस बनते हैं। वो मेहनत उतनी ही करते हैं, लेकिन उनको भी सिखाने के लिए वो मैनेजर्स आपको चाहिए। करेक्ट। एंड द सेम एनवायरनमेंट आई गॉट इन वॉट एवर कंपनी आई वर्क फॉर। कि उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ लाइफ में कि भाई अगर आज मैं कंपनी में चला रहा हूँ ना, तो दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दोज कंपनीज कि जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। ओके, कमिंग बैक टू द जेम्स एंड ज्वेलरी। Yes. ठीक है, इंडिया में अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो ज्वेलरी को बहुत तरीके से देखा जाता है। एक वो कैटेगरी है जो उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, राइट, ठीक है। एक वो है जो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखती है, राइट, फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास फैमिली। जी, वो ये नहीं देखते कि बोले आज सोने का भाव कितना है, आज कम हुआ है, एक काम करते हैं, खरीद लेते हैं, कल हाँ। बढ़ेगा तो बेच सकते हैं। एब्सोल्युटली, यस, यस, ठीक है। यस, और एक जो आती है अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास फैमिली, यस, वो उसको ऐसे देखते हैं स्टेटस ऑफ सिंबल। एब्सोल्युटली। बट अगर बात की जाए ऐसे ज्वेलरी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के अंदर, तो ज्वेलरी ब्रांडिंग के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा मैटर करती है? सो ज्वेलरी ब्रांडिंग की बात करें तो पहले तो टर्म लेते हैं हम लोग ज्वेलरी। ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ आप एक पर्टिकुलर टर्म में उसको सीमित नहीं कर सकते कि भाई ये स्टेट ऑफ अ सिंबल है या फिर तो उसको इन्वेस्टमेंट है या कोई एक्स चीज़ है। ज्वेलरी एक इमोशन ही है। जो आपने बोला वो सही था, एक इमोशन है। ज्वेलरी के अंदर कैसी डिज़ाइन बनानी है, वो मेरे ऊपर कैसी लगेगी, मैं क्या चीज़ मतलब कपड़े क्या पहनूं जिसके ऊपर मैं ये ज्वेलरी पहनूं, मेरे ये ओकेशन के ऊपर मैं क्या पहनूं, वो सारी चीज़ें ना मैटर होती है। एक छोटा से छोटा आदमी से लेके बड़ा से बड़ी सेलिब्रिटी आज ज्वेलरी के लिए उतना पागल है। क्यों? क्योंकि ये इनर ब्यूटी के साथ साथ वो एक एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो बहुत मैटर करती है। आपको अच्छे बाल बनाना पसंद होगा, आपको कॉस्मेटिक फीचर्स आपके अच्छा लगेंगे, पाउडर लगाना अच्छा लगेगा, क्रीम लगाना अच्छा लगेगा, सनस्क्रीन लगाना अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको आपका अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, वो सारी चीज़ों को बेहतर दिखाना है। करेक्ट। तो इन द सेम वे ज्वेलरी इज़ इक्विवेलेंट टू दैट कमोडिटी कि भाई वो भी मेरा एक शारीरिक अपीयरेंस के साथ वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। इसीलिए ज्वेलरी आज छोटे से आदमी से लेके बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। भले अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से, लेकिन सब लोग, हाँ, और बजट के साथ साथ अपने अपने कास्ट के हिसाब से भी वो लोग करते हैं। मतलब कौन से प्रांत में आप रह रहे हो। अगर आप साउथ में रहते हो तो उसकी ज्वेलरी अलग होगी, गुजरात में रह रहे हो तो अलग होगी, अगर अमेरिका में रह रहे हो तो आप अलग होगी। सब जनरेशन वाइज भी वो चीज़ अलग हो जाती है। तो ऑफकोर्स ज्वेलरी एक इट्स अ इमोशनल वर्ड, बट पीपल टेक इट एज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, पीपल टेक इट एज स्टेटस ऑल्सो। आपने बोला सेलिब्रिटी। यस, अब कई बार होता है कि अपने टीवी वगैरह में टीवी सीरीज देखते हैं, Yes. जो टीवी एड्स आते हैं उसके Yes. अंदर। और उसके अंदर कई बार क्या होता है कि सेलिब्रिटीज वगैरह काफी ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, यस, ठीक है।
आज जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है उनको ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं अपने, हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ठीक है, ऐसे ब्रांड एम्बेसडर, इन्फ्लुएंसर्स यू कैन से। इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन अब अच्छे खासे हैं, फिल्म स्टार्स है और है, तो सेलिब्रिटीज हाँ, मोर हाँ, सुटेबल, यस, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज वगैरह जो उसको एंडोर्स करते हैं ब्रांड को और प्रमोट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग खरीद रहे हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड से, जी, वो उसकी डिजाइन देख के खरीद रहे हैं या इसलिए खरीद रहे हैं कि उसके अंदर उनका एक फेवरेट स्टार है, वो उसको प्रमोट कर रहा है? उसके अंदर दोनों चीज़ है। अगर आप शूज़ खरीदते हो या कोई कपड़ा खरीदते हो ऑनलाइन, पहले हम लोग स्टोर जाते थे, स्टोर में देख के हमें वो चीज़ कैसी लग रही है वो ट्रायल रूम में हम लोग ट्राई करते थे। उसके बाद अच्छा खासा टाइम निकालो, अच्छा खासा ट्रायल करो, उसके बाद आपको एक कपड़ा पसंद आता था कि हाँ, ये जीन्स मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आई विल बाय इट। लेकिन अगर आप पिछले 5 7 8 साल से आप सोचे तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया। अभी ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन के अंदर आप स्टोर में नहीं जाने वाले, आप बैठे हो किसी गांव में, आप वहाँ पे स्टोर है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे कोई एड, लेकिन आपके यहाँ पर टीवी है, आपके पास मोबाइल है। वो जब सेलिब्रिटी जो ब्यूटिफिकेशन के मामले में आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, वो अब जब नेकलेस पहन के आती है, तब मनोमन आप अपने आप को उसकी जगह पे रखते हो कि यार क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, अगर ये इसके ऊपर इतनी अच्छी लग रही है। इसीलिए ब्रांड ऑनर्स जो है वो ऐसे सेलिब्रिटीज़ को ही सिलेक्ट करते हैं कि भाई आपको आपका प्रतिबिंब उसमें दिखता है कि भाई यार ये क्या शूज़ पहना है, क्या जैकेट पहनी है इसने, क्या जीन्स पहना है इसने। करेक्ट है। उसी तरह से ज्वेलरी को भी उसी तरह से देखते हैं भाई, लग्जरी प्रोडक्ट जो है वो लग्जरियस इंसान पहनता है ना, तब आपको भी वो पहनावा अच्छा लगता है और आपके आपके स्टेटस को आगे बढ़ाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि यार कल से मुझे ना ये अमिताभ बच्चन की तरह दिखना है। क्यों? क्योंकि आपको कोई आईना दिखा रहा है ना कि आप ऐसे भी दिख सकते हो, करेक्ट है। देन ओनली यू विल अडॉप्ट समथिंग। कल आपका पड़ोसी आईएएस करेगा ना, और उसके आईएएस बनने के बाद उसकी जो वाहवाही होगी, वो मोटिवेशन ही आप अपने बच्चे को देगा कि भाई तू देख इतनी पढ़ाई करेगा तो आप उसको तुझे कल उठ के समाज इतना रिस्पेक्ट देगी, तुझे समाज में इतना मान मिलेगा, तो इतनी कमाई करेगा। तो एक बेसिकली कहाँ से आ रहा है, आप बेसिकली उससे इन्फ्लुएंस ही हो रहे हो ना, करेक्ट। इन पॉजिटिव वे। सो एग्जैक्टली इन द लग्जरी प्रोडक्ट ऑल्सो, ज्वेलरी ब्रांड में भी ऐसा ही है कि भाई वो जो स्टार कास्ट है उसको आप देख रहे हो कुछ पहनता हुआ, तो आप उसका अपना प्रतिबिंब उसमें देख रहे हो, इसीलिए आप उससे काफ़ी लुभावित होते हो। करेक्ट। अभी आपने जैसे बोला ऑनलाइन की बात हो रही है, जी, ठीक है, कि एक टाइम था जब हम स्टोर विजिट करते थे यस, कपड़े खरीदने के लिए, इट वाज लाइक ऑफलाइन शॉपिंग। यस, आज पूरी की पूरी टोटली हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल ठीक वे, है, डिजिटल। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, यस, ठीक है, जो वो फील्ड है हम्म, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री? वो किस हिसाब से एक जेम्स एंड ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, या क्या बोलते किसी भी वे में अगर हाँ, किसी को, अब कैसा है नॉर्मली अभी भी जो जाते हैं वो क्या होता है ट्रेडिशनली चलते हैं। या एब्सोल्युटली, अभी आ गए, अभी मेजर ऑफ जो पुराना जो भी है, अब मैं मेरी बात करने जाऊँ, मेरे फादर है, अब मेरे फादर को मैं बोलूँगा डिजिटली ऐसा होता है, मेरे फादर को बोलूँगा वो फेसबुक देख लेंगे पूरे दिन, हाँ, ठीक है, इंस्टाग्राम उनको पता ही नहीं है, नहीं है, फेसबुक पूरे दिन देख लेंगे, हाँ, बट उनको जब डिजिटल शॉपिंग की बात करते हैं या हाँ, किसी और चीज की बात करते हैं उनका ब्लैंक माइंडेड है। ऑफ कोर्स, अब उनको अगर मैं हमारे बिजनेस के बारे में भी बताने जाऊँ ना कि हाँ हम डिजिटली ऐसा करते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से फेसबुक के ऊपर सिर्फ जो मूवीज की वीडियोस है या कोई वही वही डिजिटल है, सिर्फ कथा वथा जो है वो बस, चल सकती है। एब्सोल्युटली, बिजनेस कैसे बढ़ सकता है? इवन ट्रेडिशनल के अंदर भी यही हो रहा है अभी भी के मेजर ज्वेलरी वाले वो क्या सोचते हैं, दुकान खोल के बैठ गए, वॉकिंग कस्टमर्स आएंगे, हमारा काम हो जाएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, ऐसे ज्वेलरी ब्रांडिंग अगर उसको देखने जाए तो वो कैसे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? तो उसकी शुरुआत हुई थी 2014 से पहले कह सकता हूँ, जब पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया ड्राइव स्टार्ट किया। उस टाइम पे ना बहुत कम प्लेयर थे मार्केट में जो डिजिटल वे में सब कुछ कर रहे थे। डिजिटल के नाम पे वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या था, वेबसाइट। करेक्ट। वेबसाइट बनती थी और उस टाइम पे वेबसाइट को इतना बड़ा वो बोलते थे कि यार इसकी तो वेबसाइट भी है, हवा था। मतलब हवा था, मतलब इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स,
एक ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर यू आर टेलिंग योर स्टोरी, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती थी। लेकिन आज वेबसाइट खोलने का टाइम भी नहीं है किसी के पास। भाई आपका इंस्टाग्राम पेज मुझे लिंक कर दो, या आप यूट्यूब की आपकी पेज की लिंक भेज दो, हम लोग देख लेंगे आपका काम कैसा है। करेक्ट। आज आपको मैं बताऊं, फेसबुक भी डूब रहा है। फेसबुक भी आज कौन यूटिलाइज कर रहा है? जो जैसे आपने बताया वंस अगेन जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे वापस आ गए। मूवीज़ ही देखने के मॉम डैड ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो जनरेशन है आज फेसबुक उनके तक सीमित हो गया है बेसिकली। और हमारी जनरेशन है वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग का फोकस ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को चीज़ें फास्ट चाहिए बेसिकली। 2014 में जब मोदी जी ने ये डिजिटल ड्राइव स्टार्ट किया, तब मैंने भी पहली बार हमारा मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था उसके साथ साथ लिंक्डइन से ही किसी ट्यूटर को मैंने ढूंढा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। वो ही टाइम पे मतलब लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे पता चला कि हाँ, ऐसी भी कोई एजुकेशन होती है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकती है। ओके। तो इस तरह से मैंने ढूंढा। मैं मेरे जॉब के साथ साथ ख़त्म होने के बाद शाम को 7 बजे से 8 बजे से लेके 9 बजे तक मैं पढ़ाई करता था उनके यहाँ पे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, सिखाओ। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि भाई मैंने वो एजुकेशन प्राप्त की और मुझे वंस अगेन एक नया मौका मिला यू टर्न मारने का मेरी लाइफ में, कि भाई सिर्फ और सिर्फ मुझे डायमंड और ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक मैनेजर बन के नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। और ये एक जो नया ड्राइव स्टार्ट किया डिजिटल ड्राइव, उसमें मुझे मुकाम हासिल करना है। एंड दैट्स हाउ इवन आई हैव स्टार्टेड माय लाइफ, माय जर्नी इनटू डिजिटल ब्रांडिंग। ओके। जो जॉब के साथ साथ और उसके बाद जितनी भी जॉब्स की ना, दे आर हायरिंग मी इन ज्वेलरी इंडस्ट्री विथ माय पास्ट एक्सपीरियंस एज एन एडमिन प्लस डिजिटल मार्केटिंग। ओके। और उसी की वजह से मैंने आगे की जर्नी वापस से पास की। ओके। तो आपके वंस अगेन आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। ज्वेलरी इंडस्ट्री में आज, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में आज ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अहमियत है। उसकी रीज़न है कि everybody wanted to be an entrepreneur, करेक्ट। everybody wanted to have a dream। आज ज़माना है स्टार्टअप का। आज जितना स्टार्टअप को डिजिटल के साथ साथ जोड़ के पूरी की पूरी हमारी इंडस्ट्री है, या फिर आप मान लो कि पूरी की पूरी हमारी पॉलिटिकल इनिंग है, उन्होंने इतना महत्व दिया है कि भाई आपके पास अगर स्टार्टअप का कुछ नया आइडिया है और डिजिटल मार्केटिंग आईटी इंडस्ट्री उसकी अगर आप अमलगमेशन है, देन यू आर गोइंग टू बी द विनर ऑफ टुमारो। और उसकी वजह से आज हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, वो डिजिटली पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड हो गई है। और उसको ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आज सूरत तक, मैं नहीं जानता कि मैं मुझे कोई सूरत तक पहचान है या गुजरात तक पहचान है या सिर्फ इंडिया तक पहचान है। वेयर माई 90% एक्सपोर्ट इज़ आउट ऑफ इंडिया, देन इट इज़ नेसेसरी कि पूरी दुनिया मुझे जाने। जब बाहर की साइड भी जा सकते हैं और जब पूरी दुनिया कवर कर सकते हैं तो खाली इंडिया तक सीमित क्यों रहना? आज हम लोग जानते हैं ना कि भाई 90% ऑफ द डायमंड्स आर कटिंग एंड पॉलिश इन सूरत, लेकिन आपको पता है 90% एक्सपोर्ट भी सूरत के बाहर नहीं, इंडिया के बाहर जा रहा है। उसकी जो यूजेज है वो इंडिया में नहीं है इतनी, डोमेस्टिक में इतनी नहीं है जितनी बाहर के देशों में है। भले ही वो कटिंग एंड पॉलिश सूरत में हुई है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हैव मेड दोज काइंड ऑफ सिस्टम्स इन डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया पिछले 30 सालों से हमारी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। ओके। तो आज नया बंदा आएगा तो वो बचे ना कि भाई मेरी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी मुझे अमेरिका के तक पहुंचना है। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू ट्रैवल एवरी डे टू अमेरिका, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू, टिकट में पैसा डालेगा ऑफ कोर्स, और नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू ओपन द ऑफिस इन अमेरिका, यूरोप, लेकिन एवरीबडी वांटेड टू रीच अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर। सो दैट इज व्हाई branding is the must solution। branding is really really important for each and every gem and jewelry brand। ओके। अब जैसे अभी बात कर रहे थे अपने, तो उसके अंदर अपने ने ये बात की थी कि एज गैप yes, के Generational जो, हाँ, जनरेशनल गैप
जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो फेसबुक के ऊपर है, जी और जो यंगस्टर्स है अभी, ठीक है, यू, मी, और अभी जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है, वो टोटली शिफ्ट हो रही है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। जेनजी, वी कैन कॉल इट जेनजी। अब जेंजी तो क्या बोलूँ, हम मिलेनियल्स है तो दे आर जेनजी। वो करेक्ट है। अब जेंजी की जब आपने बात बोली दी है, तो अभी का क्या हो गया है कि अगर मैं अपने मम्मी की बात करने जाऊं, मैं दादी की बात करने जाऊं, और जो भी अपने बड़े हैं, ठीक है, उनको कैसा है, उनको बल्कि ज्वेलरी पहनना पसंद है, Yes. ऐसे दिखना चाहिए Heavy, गले में heavy भरा pieces. हुआ। कहीं पे शादी में जा रहे हैं, कहीं पे पार्टीज में जा रहे हैं, तो ऐसे जी। पूरा ऐसे नेक पूरा ऐसे भरा होना चाहिए, अंगूठी ऐसे मोटी मोटी दिखनी चाहिए। ये एब्सोल्युटली। बट अभी जो जेंजी है, जेन अल्फा है, वो काइंड ऑफ कैसा है, वो काइंड ऑफ शिफ्ट हो रही है मिनिमलिज्म की तरफ। यस काइंड ऑफ जैसे एस्थेटिक बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल वर्ड, यस क्या एस्थेटिक होना चाहिए। जी मेरे को आज तक समझ में नहीं आया एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, जी ठीक है, बट बोलते एस्थेटिक होना चाहिए। जी अब मिनिमल, एस्थेटिक, सिंपल, तो अभी की जो अपने यहाँ पे है, जो जितने भी ब्रांड्स है, ज्वेलरी बिजनेसेस है, वो इट्स काइंडली बोलते ना, इट्स बोलते ना कनेक्टेड टू रूट्स। एक जो उनके ट्रेडिशनल रूट्स है उससे कनेक्टेड है, यस एब्सोल्युटली। ठीक है। तो अब उसके अंदर अगर देखने जाए, तो ट्रेडिशनल रूट्स में वो हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बनाते थे, वो हैवी बल्कि ज्वेलरी बनाते थे, यस एब्सोल्युटली। और वो जो पास ऑन करके जा रहे हैं, वो भी हैवी एंड बल्क ज्वेलरी का ही नॉलेज पास ऑन करके जा रहे हैं। यस बट इफ कोई नया जनरेशनल आ रहा है जो बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, तो जो मॉडर्निज्म है एंड ट्रेडिशनलिज्म है, उन दोनों को कंबाइन करके वो कैसे आगे बिजनेस को बढ़ा सकता है इन जेम्स इन ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो उसके लिए कहानी है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हम लोग बात करें या आपके पेरेंट्स की बात करें, तो पहले जैसे हमने जहाँ से शुरुआत की थी ये पॉडकास्ट की, कि स्टेटस। पहले लोग ज्वेलरी को पहनते थे एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, कि भाई दिखाने के लिए कि हाउ वर्थी वी आर, हम लोग कौन से परिवार से हैं, तो हमारा क्या होद्दा है। सोनी परिवार, चौकसी परिवार, ये सब गुजराती जवेरीज, तो ये सबका स्टेटस सिंबल था कि वी आर बेसिकली सेलिब्रेटिंग आवर लेगेसी ऑफ ज्वेलरी। तो इसीलिए अगर आप साउथ की बात करें, साउथ इंडिया में आज के टाइम पे भी साउथ इंडिया में आप जाएंगे, और अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें, ये दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वहाँ पे आज की तारीख में भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, जेमस्टोन का ज़्यादा महत्व है। और अगर हम लोग नॉर्थ साइड जाएंगे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ देखेंगे, वहाँ पे डायमंड ज्वेलरी की ज़्यादा बात होती है। तो जो प्रांत की बात करें कि जहाँ से हम लोग, हमारे रूट्स क्या है बेसिकली, उस हिसाब से ही लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। लेकिन आज की जो जेनजी है, जब लोग वो बिजनेस में आ रहे हैं, और वो लोग जब मॉडर्नाइजेशन को देखते हैं कि भाई बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, तब उनको भी लगता है कि नहीं यार, ये गोल्ड की ज्वेलरी जो है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी मुझे पसंद नहीं है। इट इज़ रादर आई वेयरिंग ओनली एंड ओनली गोल्ड ज्वेलरी, लेकिन मुझे पहनना चाहिए गोल्ड ज्वेलरी, सॉरी डायमंड ज्वेलरी। तो डायमंड ज्वेलरी जो बनती है वो ज़्यादा डेलिकेट होती है, वो आपके आज मॉडर्न कपड़ों के साथ ज़्यादा जाती है। करेक्ट। क्या आपके मॉम डैड मिडीज पहनते थे? नहीं। क्या वन पीस पहनते थे? नहीं। वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा पहनते थे? नहीं। लेकिन आज की गर्ल्स, भले ही वो कौन से भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन वो उनको आज के ज़माने के साथ साथ अगर चलना है, तो वो मॉडर्नाइजेशन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है क्लोथिंग में। अगर वो क्लोथिंग के साथ अगर आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनोगे, तो ऑफकोर्स वो नहीं सेट होगी। करेक्ट है। तो उसकी वजह से मिनिमलाइजेशन की भी आज शुरुआत हुई, मॉडर्न ज्वेलरी की भी शुरुआत हुई, और उसमें छोटे छोटे ईयररिंग्स, छोटे छोटे पेंडेंट्स, नाइस टेनिस ब्रेसलेट्स, वो सब की शुरुआत हुई। और हम जिसको बोलते हैं डेलिकेट ज्वेलरी, करेक्ट। बड़ी ज्वेलरी नहीं चाहिए मुझे, हैवी ज्वेलरी नहीं चाहिए, डेलिकेट ज्वेलरी की बात है। तो उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ओके। अभी बोलते ना काफ़ी ट्रेंड है एक चीज़ का, आपने भी, मैं भी अभी इसी इंडस्ट्री में जुड़े हो तो आपने सुना हुआ होगा, लैब ग्रोन डायमंड। यस। ठीक है। अब लैब ग्रोन डायमंड की जो खोज है, हाँ, वो पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए की गई थी? इसलिए की गई थी क्योंकि डायमंड का कोई अल्टरनेट नहीं था, या इसलिए किया गया था क्योंकि लोगों को उसका चीपर वर्जन चाहिए था? सो लैब ग्रोन डायमंड में ऐसा है कि मेरे व्यूज़
पर्टिकुलरली बहुत अलग है। मतलब आज मैं किसी एज अ ज्वेलरी ब्रांड कंसल्टेंट मैं किसी शो में जाता हूँ, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार नहीं नहीं नहीं, हमको तो सिर्फ रियल ज्वेलरी चाहिए, लैब ग्रोन नहीं चाहिए। नंबर वन, एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी या लैब ग्रोन डायमंड्स, इट इज़ 100% रियल डायमंड्स। उसकी जो फॉर्मेशन है वो ऑप्टिकली देखने जाए या फिजिकली उसकी जो उत्पत्ति है वो हर जगह से सेम है। सिर्फ उसका जो फाउंडेशन है कि भाई नेचुरल डायमंड जो है वो माइनिंग में होता है और ये हमारा चेम्बर में होता है, ओके। लैब में बनता है, तो वो ही चीज़ सिर्फ अलग है। लेकिन अदरवाइज आप ऑप्टिकली देखने जाए या केमिकली देखने जाए, हर चीज़ और उसकी हार्डनेस हर चीज़ सेम है, एब्सोल्युटली सेम है। ओके। हाँ, लैब ग्रोन डायमंड की शुरुआत ये इंडस्ट्री के लिए नहीं हुई थी, डायमंड इंडस्ट्री के लिए नहीं हुई थी। लैब ग्रोन डायमंड्स अर्लियर वाज यूजिंग एज अ बेसिकली फॉर मेकिंग चिप्स, जो हमारी रैम है हाँ से हाँ। लेके अलग अलग मशीनरीज के अंदर चिप बनाने के लिए उसका यूसेज होता था, उसका एज अ सिंथेटिक। ओके। हाँ, लेकिन जब उनको पता चला कि ये चीज़ हमारी इसके अंदर जो लैब ग्रोन डायमंड को हम लोग एज अ लग्जरी प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तब ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। और उसी की वजह से ईच एंड एवरी मिडिल क्लास पर्सन ऑल्सो नाउ डेज अडॉप्टिंग लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। पर ये सच्ची में अभी अगर देखने जाए तो लैब ग्रोन डायमंड अडेप्ट तो कर रहे हैं, पर क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये लैब ग्रोन डायमंड को जो अडेप्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है? क्योंकि नॉर्मली अभी की जनरेशन है वो बोलते हैं ना काइंड ऑफ हमको ऑर्गेनिक चाहिए, हमको सस्टेनेबल चीज़ चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जो ये पीछे से ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल वाली चीज़ आ जी। रही है उससे अपना जो ट्रेडिशनल वाली चीज़ है हाँ, वो हैम्पर हो रही है? देखो, हैम्पर हो रही है, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू कि हैम्पर हो रही है। लेकिन नोकिया जब था, नोकिया मार्केट से हट गया, उसका रीज़न क्या था? कोडाक था, कोडाक मार्केट से हट गया, उसका रीज़न क्या था कि जब आपकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी रिवीजन आता है, अगर उसको आप ट्रेंड के हिसाब से अडॉप्ट नहीं करोगे उस टेक्नोलॉजी को, तो देर आर चांसेस कि आप मार्केट से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। करेक्ट। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम रीज़न इसके साथ भी हुआ। इंजीनियर्स हैव मेड दिस प्रोडक्ट और उसको आज वो इंजीनियर ने प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किया था उस चीज़ को डायरेक्टली हम लोग रिटेल के लिए आज यूज़ करने लगे हैं, डे टू डे कंज्यूमर यूज़ करने लगा है। तो आज उसको लग रहा है आपको कि भाई वो ट्रेडिशनल चीज़ है वो हैम्पर हुई। नो, नथिंग इज़ रेयर इन दिस लाइफ। आज कल आप लग्जरी जीन्स पहनते थे, डीजल की जीन्स पहनते थे जो 6,000 की आती थी, 8,000 की आती थी, लेकिन आज आपको 200 रुपये की भी जीन्स मिल रही है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। पहले आप फ़ोन यूज़ करते थे, सबसे पहले आप फ़ोन यूज़ करते थे, तो वो फ़ोन की जो रैरिटी थी वो धीरे धीरे होके ब्रेक हो गई। आईफोन ने सोचा नहीं था कि अदर टेक्नोलॉजीज लाइक एंड्रॉयड में सैमसंग और अदर कंपनीज या चाइना बेस्ड जो कंपनीज है लाइक ओप्पो वीवो वगैरह इतने फास्ट वे में आएंगे कि मेरा मार्केट तोड़ेगी। तो आज लैबग्रोन और नेचुरल में भी यही है, दो मार्केट हो गए हैं। जिसको आज भी नेचुरल रेरिटी पसंद है वो आज नेचुरल के साइड ही जाएंगे। ओके। लेकिन आज एक वर्ग ऐसा है जिसको नेचुरल नहीं परवड़ता है, लेकिन उसको भी सपना है कि मुझे वो चीज़ पहननी है, जो ब्रिलियंस है वो मुझे चखना है, वो मेरे ऊपर भी अच्छी लगे, वो ऐसे देखनी है। और एक सेटिस्फेक्शन एक और है कि मुझे अमेरिकन डायमंड्स यूज़ नहीं करना है, हाँ। कि अमेरिकन डायमंड्स एडी को यूज़ नहीं करना है, मुझे वही पहनना है जो नेचुरल वाले लोग पहनते हैं। तो आज उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बन के आया है, ओके। एक थोड़ा सा रिजनेबल प्रोडक्ट है, चीप नहीं बोलो, एक रिजनेबल ऑल्टरनेटिव खड़ा बिले हुआ है कि भाई हाँ, आज मेरा भी सपना इससे पूरा हो सकता है। भले मेरी सैलरी लाख रुपया हो, 50,000 हो, लेकिन 6 महीने के अंदर मैं एक और चीज़ ऐसी डायमंड की ज्वेलरी मैं मेरी वाइफ के लिए खरीद सकता हूँ कि जो कम दाम में मुझे मिल सके, ओके। लेकिन सेटिस्फेक्शन वही दे। पर आपको कहीं नहीं ये नहीं लगता है कि जो आज के टाइम में जैसे आपने बोला कि दोनों वर्जन्स है वो इक्वली है, यस तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है कि अभी जो इन्फ्लुएंसर्स है या फिर जो है जी वो कई बार मिसलीड करते हैं सामने वाले को, जो कि जो ट्रू
जो टू द नेचर होना चाहिए हम्म, वो बताते नहीं है, और वो लोग कुछ और ही बताते हैं। देखो आज इन्फ्लुएंसर्स की हम लोग बात करें तो वो आज की थोड़ी ना है। बरसों पहले से अगर हम बात करें, एक पैकेट के ऊपर फोटोज आती थी जिसको देख के हम लोग वो पैकेट को खरीदते थे। पार्ले जी। पार्ले जी देख लो या निरमा देख लो या फिर किसी फिल्म स्टार की बात करें तो होर्डिंग को देख के आप मूवी देखने जाते थे। वो टाइम पे क्या ट्रेलर आते थे, आपको स्टोरी पता होती थी। हाँ, बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसके अंदर आपको हेमा मालिनी दिखी जा रही है, अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं, शशि कपूर दिख रहे हैं। वो स्टारकास्ट को देख के ही आप देखने जाते थे। वही चीज़ आज डिजिटली यही हो रही है ओके। कि इन्फ्लुएंसर का काम क्या है, स्टोरी को बताना। इफ़ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर तो आप लोग आपके तरफ आकर्षित होने ही वाले। तो आज ज्वेलरी ब्रांडिंग को भी हम लोग अगर मैं बात करूँ ना तो सबको आज स्टोरी टेलिंग कहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ज्वेलरी ब्रांड में डिजिटलाइजेशन की हम लोग अमलगमन की बात करें ना, ईच एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द स्टोरी। प्रोडक्ट सब लोग बेच रहे हैं, टाइटन भी बेच रहा है, मतलब तनिष्क भी बेच रहा है, और छोटा सा छोटा गली के नुक्कड़ पे आने वाला सुनार भी बेच रहा है। करेक्ट है। लेकिन लोग खरीदने वाले हैं आपकी स्टोरी से। हाँ, उसकी विश्वसनीयता जो है ना आपकी स्टोरी से पक्की जाएगी। बट अपने यहाँ पे पता है अभी एक ये नॉर्मल है ना, नॉर्म बन चुका है एक सिंपली, कि लोग जब भी अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, वो क्या है कि हर जगह हमारा लोगो दिखना चाहिए। यस हर जगह हम शोकेस होने चाहिए। हमको वीडियो जो बनाना है जी, वो सिर्फ सेल्स पर्पज से होना चाहिए। हम लोगों को लोगों को एंगेज नहीं करना। एज यू आर सेइंग स्टोरी टेलिंग, यस मेजर और बिजनेस को फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी बिजनेस के अंदर स्टोरी टेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यस, उनको क्या फर्क पड़ता है, मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, मेरे को उससे मतलब है। आई एग्री। ठीक है। अब जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ले लो, गूगल ले लो, वो जब अपना एड बनाते ना, वो कहीं पे भी पहले नाम लेते ही नहीं है। उनका नाम कहाँ आता है, पहले वो स्टोरी के अंदर इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर देंगे ना लोगों को, फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो या एट द एंड ऑफ द एड फिर वो अपना नाम रिवील करते हैं। तो वो क्या आता है, लोगों के माइंड में बैठ जाता है। यस, फॉर एग्जाम्पल पुरानी एड में जैसे बजाज का था, स्कूटर चालू करते हैं, चलाते हैं, पीछे सिर्फ नॉर्मल जिंगल चल रहा है, हमारा बजाज। एब्सोल्युटली। ठीक है। ठीक। कुछ फैंसी नहीं किया, जस्ट जिंगल बनाया, ठीक है, और सेट। तो ये जो अगर इसकी बात आप लोग कर रहे हैं तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, पहले भी शादियाँ जो होती थी वो सिर्फ ट्रेडिशनल वे में ही होती थी कि भाई हमारा व्यवहारिक जीवन जो है वो अरेंज मैरिज में सब करते आ रहे हैं तो अरेंज मैरिज में ही होगी। लेकिन किसी ने ये चीज़ को तोड़ा बाय डूइंग लव मैरिज। किसी ने तो किया, तो उसने क्या सोच के किया था कि नहीं, मुझे मेरे हिसाब से जीना है। तो जो मेरे हिसाब से जो जीना है ना, वही चीज़ हमारी ब्रांडिंग में, हमारे लोगों में, वो हर जगह हमारी स्टोरी में वो छलकती है। लोगों का जब तक प्रोडक्ट बिक रहा है ना, जब प्रोडक्ट बिक रहा है ना, तब आपको वो लकी मानते हैं, तभी मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है और लोगों मेरा एट दी एंड आता है। लेकिन आज की तारीख में एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड द लोगो, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड बनाने की कंपटीशन हो रही है उसके अंदर आप एज अ नेम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जनरेशन चल रही है। चौकसी परिवार, मद्रासी परिवार, जवेरी परिवार, वो उस तरह से नहीं जाएगा, लेकिन लोगो जो है ना वो लोगों को दिमाग में इम्प्रेशन के तौर पे बैठ जाता है। बट क्या ये सच में करेक्ट है कि एक अगर आप रील बना रहे हो या कुछ भी हो रहा है उसमें पूरे वीडियो के अंदर आपके लोगो बड़ा बड़ा करके हाईलाइट करते रहो? क्योंकि मेजर ऑफ एज पर अगर मैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक खुद प्रोडक्शन कंपनी रन करता हूँ, तो ऐसा प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाऊँ तो जब लोगो बड़ा होता है तो वो एक्चुअली जो आपका अंदर वीडियो में आप शोकेस करना चाहते हो वो चीज़ के ऊपर फोकस जाता ही नहीं, वो टोटली डिस्ट्रैक्ट कर देता है। या एब्सोल्युटली। ठीक है। अब जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड है वो ये साइकोलॉजी समझ चुकी जी। अब कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तनिष्क हो गया, कोई भी हो गया, वो कभी भी अपना है ना लोगो इतना बड़ा करके लगाते नहीं, इवन पूरे वीडियो में कहीं नहीं लगाते, वो लास्ट के अंदर सिर्फ शोकेस करता है। राइट। और विद देयर टैगलाइन और जिंगल। उसका रीज़न है एक जो मार्केट है ना वो बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्केट है और बहुत फ्लेक्सिबल भी है। आपकी जो एडवर्टीजमेंट एक बनानी है ना,
तो वो डॉक्यूमेंट्री या एडवर्टीजमेंट आपकी आज की तारीख में 10,000 में भी बनेगी और वही चीज़ आपकी 10 लाख में भी बनेगी। करेक्ट है। जिसको अपनी स्टोरी बताना बहुत अच्छा लग रहा है एंड इन अ वेरी इनोवेटिव वे, इफ़ यू कैन टेल योर स्टोरी, उनको लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यू आर टेलिंग अ स्टोरी जो सामने वाले को बहुत अच्छा लगने वाला है एंड एट द एंड यू विल कम टू नो अच्छा ये इसकी ऐड है, ये लोगों की बात कर रहा है, मतलब ये कंपनी की बात कर रहा है। तो ओवर देयर यू आर सेलिंग योर इमोशन, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड अ वैल्यूएबल कंटेंट। और वो वैल्यूएबल कंटेंट के लिए व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, बड़े बड़े लोगों को कोने में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज पर्टिकुलरली हम लोगों हर जगह पे, हर स्क्रीन पे, हर स्लाइड में ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी ब्रांडिंग वो वो लेवल तक ना पहुंचे तब तक मैं चाहता हूं कि वो हर जगह दिखे। वो मेरी मेंटालिटी है। बट अगर मैं मेरे खुद के पेज के ऊपर अगर मेरा वीडियो डाल रहा हूँ और मेरे पेज के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि अब इंस्टाग्राम के अंदर नीचे यूज़र नेम और लोगो का ऑप्शन दिया गया है। हाँ, लेकिन लोगों को आज उसके साथ साथ वो भी डर है कि मैंने जो चीज़ ओरिजिनल बनाई है, अगर मैं उसके अंदर वाटरमार्क या लोगो नहीं डालूँ तो कोई तो चुरा ना लोग ले। चुरा लेगा, क्योंकि आज डाउनलोड करना कितना ईजी है, राइट? कितना ईजी है आज। ओरिजिनलिटी जिसने मेहनत की है वो चीज़ के बारे में वो काफ़ी थोड़े बहुत वो हो जाते हैं कि भाई अगर मैंने उसके ऊपर मेरा लोगो या इंप्रेशन नहीं डाला वाटरमार्क, तो अगर उसको कोई चुरा लेगा और अपना लोगो लगा के वो पेज चलेगा तो क्या होगा? करेक्ट है। सो दैट इज़ ऑल्सो ई पॉसिबिलिटी कि लोगों को ये पसंद है कि भाई मेरा लोगो डालो, लोगो डालेंगे ना तो लोगों को वो कंटिन्यूसली वो हैमरिंग होना चाहिए। तो ये सबकी अपनी अपनी, और यू कैन नॉट से राइट और रॉन्ग इन टू दैट इन ब्रांडिंग। जो जिस तरह से जिसको जिस तरह से बेचना पसंद है उस तरह से बेच सकता है। वो आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एज अ डिज़ाइनर एंड एज अ ओनर, कि ओनर को क्या पसंद है, ट्रेंड क्या चल रहा है और डिज़ाइनर क्या बना रहे हैं, वो तीन चीज़ों को अमल करके बेचे। ओके। इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू सेल इट। अभी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक आऊँगा। अभी नॉर्मली कैसा है, जस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी इज़ ओके, ठीक है, पर ऐसा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो कई बार आपने भी सुना होगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब रिसेशन आता है तो मेजर ऑफ जो स्टाफ है वहाँ पे काम करते और करते वो कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं अपनी लाइफ में जो उन्हें नहीं लेना चाहिए, राइट। ठीक है। वो कैसा खुद की लाइफ को हार्म करने वाले पॉइंट ऑफ पे पहुँच जाते हैं, जी। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न ये है कि भाई अगर वो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, इसलिए वो ये बोलते कदम उठाते हैं? या फिर ऐसा क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर क्रिएट होता है कि उनको ये मजबूर कर देता है कि उनको ये कदम उठाना पड़े? उसका रीज़न है कि जैसे मैंने बोला, जब आप एक एम्प्लॉय हो, पहले तो ना बहुत इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर कमिंग। बैकग्राउंड मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड, नंबर वन। एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर्स अ लॉट, और उसी की वजह से आई विल टेल यू कि भले ही वो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री हो या पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो या भले ही आप पस्ती बेच रहे हो, लेकिन एजुकेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास एजुकेशन है और एजुकेशन की वजह से एक सही रास्ता आपको मिल रहा है, तो भले ही आपका ट्रेडिशनल बिजनेस पस्ती का है, लेकिन उसको आप मल्टी मिलियन बिजनेस बनाने से नहीं रोक सकते, लेकिन वो आपको एजुकेशन बैकग्राउंड से ही मिलेगा। तो वो टाइम पे क्या होता है कि भाई ट्रेडिशनली सम पीपल हैव नॉट दैट एजुकेटेड, ओके। तो उनके पास एक समटाइम्स वो बहुत ब्लैंक चीज़ हो जाती है कि भाई अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं चला तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वो एक समय आ जाता है जहाँ पे आप अपने आप को पूरा का पूरा ब्लैंक मानते हो कि भाई मैं मेरी तकलीफ़ किसी को नहीं बता सकता, मेरे पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मेरे पास उतना देवा हो चुका है कि भाई मैं मेरे घर चलाने के फाफे पड़ रहे। वो टाइम पे डेफिनेटली आई कैन टेल यू आपका लक बहुत काम करता है कि भाई आप भगवान में कितना विश्वास रखते हो, कितना बिलीफ रखते हो, क्योंकि भगवान जो है वो सबके लिए रास्ता खोलेगा ही खोलेगा। बट वो टाइम पे आप कितना स्ट्रांगली उस चीज़ को सोचते हो वो बहुत नक्की करता है। तो सर जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर
जो बहुत फॉर्मली बातें करनी थी, ठीक है, वो काफ़ी हो गई। जी थोड़ा सा फन पार्ट चालू करते हैं, चालू करें ठीक चालू है। करें सो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। उसके ठीक है अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ठीक एंड है यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, ठीक है ठीक डन है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ए ज्वेलरी ब्रांड, इंडियन और ग्लोबल, दैट इंस्पायर्स यू। so for India Tanishq and maybe in Gujarat Kala Mandir and many more but in out of India Tiffany ओके, गोल्ड, डायमंड्स और जेमस्टोन, Hmm. विच वन इज द फ्यूचर ऑफ ज्वेलरी? is absolutely diamonds but of course with the base of gold ओके, yes बिगेस्ट मिस्टेक ज्वेलरी ब्रांड्स मेक इन मार्केटिंग? uh, focusing more on product and very less on storytelling ओके, इफ यू हैड टू रीब्रांड अ लेगेसी ज्वेलरी ब्रांड, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग you have changed? I will organize first of all my whole business number one secondly I will have steps to go with मतलब पूरा का पूरा अगर एक शब्द में बताऊं तो I have to create my own SOP Okay. Celebrity endorsement हम्म or influencer marketing, हम्म what would work better for jewelry brands? जिस जगह पे जो चलना चाहिए वो सब चलना चाहिए पर दोनों में से कौन सा ज्यादा? दोनों में से दोनों जरूरी है ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई एक जगह पे आप सेलिब्रिटी करो और एक जगह पे सिर्फ आप इन्फ्लुएंसर करो डिपेंड्स अपॉन योर मार्केट डिपेंड्स अपॉन योर ऑफर्स क्योंकि जब परमानेंट कोई चीज़ चलानी हो थ्रू आउट द ईयर देन मे बी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इज रियली इंपॉर्टेंट बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफर्स टू ऑफर्स सीजन टू सीजन फेस्टिवल टू फेस्टिवल मतलब हर टाइम में थोड़े थोड़े टाइम में चाहिए। यस so at that time you had to adopt influencing marketing as well Okay. The one digital marketing tool that jewelry brands cannot ignore. that not it's not one everything you have to adopt you have to go for like digital marketing में social media marketing कह लो या podcast कह लो या YouTube marketing कह लो या participating in shows कह लो बट अगर मोस्ट अगर देखने जाए एक टूल, कोई भी एक टूल जो मोस्ट एकदम अभी ज्यादा of काम course कर रहा है। अगर digital की बात करें तो of course the social media marketing how can you forget that The most underrated branding strategy in the jewelry industry. YouTube the usage of YouTube एंड जो हम अभी कर रहे हैं पॉडकास्ट बिकॉज पॉडकास्ट एक नया शब्द है पहले उसको हम लोग एक इंटरव्यू कहते थे या क्योंकि दिस इज बेस्ट वे टू टेल यू अ स्टोरी Okay. बिकॉज कोई अपने शॉप पे जाके ना आप चिल्ला चिल्ला के आप वेबसाइट पे लिखोगे कोई समझ में नहीं आने वाला है लेकिन व्हेन अन ऑनर इज सिटिंग विथ यू एंड व्हेन ही इज टेलिंग यू दैट हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी हाउ आई स्टार्टेड माय ब्रांड दैट्स अ बेस्ट वे पीपल कैन ट्रस्ट ऑन यू Okay. लग्जरी ब्रांडिंग प्राइस ड्रिवन है या फिर एक्सपीरियंस ड्रिवन है? दोनों है दोनों चीज़ है क्योंकि वो चीज़ एक लेगेसी है और लेगेसी इज इक्वल टू प्राइस प्लस जर्नी दोनों Okay. चीज़ आती है सॉरी आई मीन प्राइस प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीज़ आती है उसमें सो इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, जी ठीक है, ऐसे कौन से आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस होंगे जी जो आप न्यू एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना चाहोगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट इंस्टाग्राम में पोस्ट कराउजल पोस्ट रील्स सब कुछ टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो सेकंड वुड बी पॉडकास्ट and to make their own personal brand LinkedIn is absolutely important so LinkedIn also a very good medium of telling yourself everyday basis and if you just wanted to be in trend यानी कि मतलब आपका आप ऐसा बोलो कि जिसकी वजह से बवाल मच जाए ऐसा करना है तो ट्विटर ओके लेकिन फर्स्ट टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन ओके। यस तो एक लास्ट पर्सनलाइज क्वेश्चन है कि अगर किसी को जो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से चल रहे हैं, यस ठीक है, कि काइंड ऑफ आप बोल सकते हो आलू ले लो भिंडी ले लो टाइप के, यस ठीक है, जो बोलते हैं कि हम दुकान खोल के बैठ जाएंगे जी और लोग बोलेंगे आने हाँ चाहिए हमारी यहाँ पे दुकान है, हमारी यहाँ पे दुकान है, आके ले लो आके ले लो, यस जैसे सब्जी वाले करते हैं, ऑब्वियस है, जी ठीक है, आजकल तो सब्जियां भी ऑनलाइन हो गई है, जी
बट सब्जी वाले जैसे आते हैं, आलू ले लो, भिंडी ले लो वाले, उसमें अगर कोई दुकान खोल के बैठ जाता है, राइट। तो आपका उनके लिए क्या गाइडेंस है कि उन्हें ये चीज करनी चाहिए, या फिर कर तो रहे हैं जी। लेकिन कितने टाइम तक चल पाएंगे? So my advice, I cannot give. I'm not in that position कि I can give you the advice, but I can suggest. I suggest a few steps like कि न्यू जनरेशन को अगर ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे लेके जाना है तो उसके लिए डिजिटल फर्स्ट, जैसे मेरा पहला आंसर था कि आपकी खुद की ओन वेबसाइट होनी चाहिए। सेकेंडरी थिंग, आपकी खुद की स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड एवरीडे बेसिस पे समथिंग ऐसा कुछ करो कि जिसकी वजह से आप उसके न्यूज़ फ्लैश में आए इन अ पॉजिटिव वे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ है रॉन्ग वे में बनाऊं जिसकी वजह से मैं सुर्खियाँ में आ जाऊं। मिसलीडिंग नहीं, मिसलीडिंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना कि ऐसी मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से बस उसका नाम बने। मतलब आई विल नॉट सजेस्ट यार कि आप उर्फी जावेद बन जाओ कि अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए कुछ भी करो, ऐसा नहीं। अगर आपको एक प्रॉपर, हाँ, आपको अगर उर्फी जावेद बनना है तो 100% उर्फी जावेद बनो जिसकी वजह से आपका नाम उर्फी जावेद जैसा हो। और अगर आपको बनना है कि आपका नाम अमिताभ बच्चन बनना हो तो फिर अमिताभ बच्चन बनने की राह पे आपको चलना पड़ेगा। ओके। एब्सोल्युटली। एंड वन लास्ट फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर आपको व्यूअर्स को देना हो या तो वो आप क्या दोगे? सो इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी ब्रांडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप। तो अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुरुआती, मतलब कि आपका जो एजुकेशन ख़त्म होने के टाइम पे आपको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ओके। हर एक बंदा ऐसा सोचेगा ना कि मैं तो, मुझे सिर्फ सेठ ही बनना है, तो वो अपनी जर्नी को उस मुकाम पे पहुंचाने की काबिलियत जो हैगी ना, वो शायद हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन शायद हो सकता है कि बीच में शायद से रुक जाए, क्योंकि वहाँ पे लेक ऑफ एक्सपीरियंस जब आती है ना, तब उसको आगे की राह पता नहीं चलती है कि मुझे उसमें सर्वाइव कैसे करना है। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर आपके पास स्किल्स, जो फाउंडेशन स्किल्स नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसकी वजह से भी आपको सेटबैक आ सकता है। ओके। So my answer to all kids, students who are doing graduation in whatever field they are doing, my advice and my suggestion to them, please simultaneously with your graduation go to some trainings। मतलब आप इंटर्नशिप करो, किसी के अंडर में रहने के साथ साथ उसके सीखो, 10 चीज़ें सीखो, 50 चीज़ें सीखो। एंड डोंट एक्सपेक्ट ऑल द टाइम कि भाई मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, ये पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन आप नॉलेज गेन करो, वो नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कब उसको अपने वो जो एक्सपीरियंस है उसको मुझे कब मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना है। ओके। तो जितनी जल्दी आप प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करोगे ना, उतना जल्दी इतना अच्छा है आपके लिए। ओके। 18 साल के अंदर जब आपकी 12वीं ख़त्म हो रही है, 12th ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट कर दो काम करना। ओके। और ऐसा नहीं कि मुझे एक ही फील्ड में काम करना है। समटाइम्स यू डोंट नो इन विच फील्ड यू वांटेड टू गो अहेड, तो किसी से शुरुआत करोगे तो कहीं पे पहुंच पाओगे। तो शुरुआत करो, और जो बोलते हैं ना मोदी जी ने, स्टार्टअप की जगह स्टार्ट अब। दैट इज माय आंसर। ओके। सो आज का हमारा एपिसोड हम यहीं एंड कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मंथन सर। माय प्लेजर। ठीक है, बहुत मज़ा आया। और ऐसे होप कि और भी ऐसे वीडियोस बनाए अपने सामने ऑफ कोर्स के इंटरेस्टिंग चीज़ें, और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा फैक्ट्स एंड मिथ्स के ऊपर बात करें जी, कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर क्या फैक्ट्स है और क्या मिथ्स है, जी। जो काइंड ऑफ अ मिथ ब्रेकर रहूं। Yeah, of course. There are a lot of things, and encyclopedia of gem and jewelry industry is quite big, and I would like to go into deep of that thing. So let's meet in the another podcast show. श्योर सर। सो दिस इज इट गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं एंड कर रहे हैं, एंड होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ और भी बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।